विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय अध्यापक और साथ ही साथ सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इस YouTube चैनल की लिंक को अपने दोस्तों में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक, मित्रों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की 11 नंबर की कविता, जिसका नाम है समता की ओर। क्या नाम है दोस्तों? समता की ओर। इसको समझेंगे। कवि है मुकुटधर पांडेय। कवि का नाम क्या है दोस्तों? मुकुटधर पांडेय। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार। छायावाद के सुप्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी का जन्म 1895 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। आपने 12 वर्ष की अल्पायु अर्थात बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा था। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे थे। आपकी प्रमुख कृतियों में पूजा फूल, शैल बाला यह कविता संग्रह, लच्छमा यह अनुदित उपन्यास, परिश्रम यह निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि आपकी रचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, यह हुआ कवि का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम पद्य या कविता संबंधी प्रस्तावना मतलब विषय प्रवेश को समझते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत कविता समता की ओर मुकुटधर पांडेय जी द्वारा लिखी गई है। कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली कड़क ठंडी से वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पति, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य और आकाश में स्थित चांद तारों पर पड़ने वाला प्रभाव का सजीव चित्रण किया है। यह ऋतु अमीर वर्ग जैसे साधन संपन्न लोगों के लिए आनंददायी होती है। वही गरीब वर्ग जैसे साधनों से अभावग्रस्त लोगों के लिए पीड़ादायी होती है।
ठंड का मौसम, ऐसे साधन के अभाव जिन लोगों में है उनके लिए दोस्तों कड़क ठंड जो है वह पीड़ादायी होती है। इसका सजीव वर्णन किया है। अंत में कवि कहते हैं, अमीर और गरीब दोनों भाई भाई हैं, इसीलिए धनी वर्ग के लोगों को निर्धन भाइयों की भलाई के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए, विचार करना चाहिए। यही संदेश इस कविता के माध्यम से, समता की ओर इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले एक टॉपिक में हम प्रस्तुत पद्य समता की ओर का मुखर वाचन करते हुए पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। साथ ही साथ कविता के पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को भी संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की 11 नंबर की कविता जिसका नाम है समता की ओर, मुकुटधर पांडे जी द्वारा लिखित पद्य का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की किताब लेकर बैठे हैं तो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 97 खोल के रखिए। इसमें पहली पंक्ति बीत गया हेमंत से लेकर बार बार रोते हैं, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, मुखर वाचन इस प्रकार, बीत गया हेमंत भ्रांत शिशिर ऋतु आई, बीत गया हेमंत भ्रांत शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंजटिका है छाई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंजटिका है छाई, पड़ता खूब तुषार, पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिलखाते, पद्मदल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। हेमंत मतलब नवंबर, दिसंबर या अगहन पुष माह में आने वाली ऋतु। भ्रात मतलब भ्राता या भाई। शिशिर ऋतु मतलब जनवरी फरवरी या माघ फागुन में आने वाली ऋतु। द्युतिहीन मतलब तेजहीन, कांतिहीन। अवनी मतलब पृथ्वी। कुंजटिका मतलब धुंध। तुषार मतलब बर्फ। पद्मदल मतलब कमल। ताला मतलब तालाब। बिलखाते मतलब कष्ट पाना। अन्यायी मतलब अत्याचारी। नृप मतलब राजा। यथा मतलब जैसे। निशा काल मतलब रात्रि का समय। निज निज
मतलब अपने अपने। श्वान मतलब कुत्ते। स्यार मतलब गीदड़ या सियार। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम बीत गया हेमंत इस पंक्ति से लेकर तो बार बार रोते हैं इस पंक्ति का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझेंगे इस प्रकार। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि मुकुटधर पांडे जी कहते हैं, शिशिर ऋतु मतलब जनवरी फरवरी या माघ फागुन में आने वाली ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है। मतलब नवंबर दिसंबर या अगहन पूस माह में आने वाली ऋतु हेमंत का मतलब पूस माह में आने वाली ऋतु हेमंत का समय बीत गया है। अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। मतलब प्रकृति माता तेजहीन हो गई है, कांतिहीन हो गई है। अवनी में साथ ही साथ अवनी में कुंजटिका छा गई है। मतलब पृथ्वी पर धुंधलापन छा गया है। कवि आगे कहते हैं दोस्तों, कड़ाके की ठंड के कारण खूब मतलब बहुत तुषार अर्थात बर्फ गिर रही है। कड़ाके की ठंड के कारण बहुत बर्फ गिर रही है, जिससे पद्मदल अर्थात कमल के फूल तालाब में बिलखाते हैं। अर्थात कड़ी ठंड के वजह से पद्मदल कष्ट सहन कर रहे हैं दोस्तों, कष्ट सह रहे हैं। और कष्ट भी कुछ इस प्रकार का है जैसे अन्यायी नृप मतलब अत्याचारी राजा के विविध दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। कवि आगे कहते हैं, निशा काल अर्थात रात्रि के समय बहुत कड़क ठंड में लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, लेकिन ठंड के मारे बेचारे बेजुबान मतलब जिसको जबान नहीं है, बोल नहीं पाते, ऐसे बेजुबा श्वान अर्थात कुत्ता, स्यार अर्थात सियार या फिर गीदड़, तो ऐसे कुत्ते और गीदड़ बाहर चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते हैं। तो दोस्तों यह था भावार्थ। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 97 के ऊपर अर्ध रात्रि को घर से इस पंक्ति से लेकर तो और न भाजी इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन जो है वह सुनते हैं इस प्रकार। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, अर्धरात्रि घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में भय पाता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है
उनके पाँव बारे, धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पाँव बारे। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े, शिशिर के दुख सारे। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े, शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी। उन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। उन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। अर्धरात्रि मतलब आधी रात। आंगन मतलब खुला भाग। शून्य मतलब निर्जन। गगन मतलब आकाश। लख मतलब देख मतलब देखना। भय मतलब डर। निपट मतलब बिल्कुल। मलिन मतलब धुंधले। पांडुवर्ण मतलब पीलापन लिए हुए रंग। मौज मतलब मजा। धनी मतलब अमीर। पौबारा मतलब लाभ का अवसर मिलना। फिर से दोस्तों एक बार सुन लीजिए। पौबारा मतलब लाभ का अवसर मिलना। दिन मतलब गरीब। मत्थे मतलब जिम्मे, जैसे किसी की जिम्मे पड़ जाता है ना, हाँ वैसे मत्थे मतलब जिम्मे। तो चलिए दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब अर्धरात्रि को घर से इस पंक्ति से लेकर तो और न भाजी इस पंक्ति तक का सरल अर्थ भावार्थ को समझते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि मुकुटधर पांडे जी कहते हैं, आधी रात के समय यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में मतलब घर के अंदर खुला छोड़ा भाग मतलब जो हमारा घर होता है ना, हाँ घर के बाहर जो खुला छोड़ा हुआ भाग जो होता है उस भाग में आकर अर्थात उस आंगन में आता है तो शून्य गगन मतलब निर्जन आकाश मंडल की और जब वह देखता है तब वहां का दृश्य देखकर उसे भय लगता है अर्थात डर लगने लगता है। कवि आगे कहते हैं, कड़ी ठंड के मौसम में चमचमाते हुए, कवि आगे कहते हैं, कड़ी ठंड के मौसम में चमचमाते हुए स्वयं प्रकाशित तारे भी निपट अर्थात बिल्कुल मलिन हो गए हैं अर्थात धुंधले हो गए हैं। इतना ही नहीं तो चंदा मामा भी पांडुवर्ण मतलब पीले पड़ गए हैं। दोस्तों यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय कष्ट अर्थात संकट आ गया हो। कवि आगे कहते हैं, शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है। वे दिन रात मौज मजा करते हैं, लाभ का अवसर पाते हैं मतलब पौबारा करते हैं। लेकिन जो गरीब है दिन दरिद्र है उनके ही माथे मतलब जिम्मे शिशिर ऋतु के ठंड के दुख ही दुख है। दोस्तों शिशिर ऋतु की कड़ी ठंड में अमीर वर्ग अर्थात धनी लोग हलवा और पूड़ी खाते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ मस्त ताजा दूध पीते हैं
ताजी ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंड का आनंद लेते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती। मतलब कभी कभी तो गरीब वर्ग के लोग खाली पेट भूखे भी सो जाते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों सरल अर्थ भावार्थ। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 97 के ऊपर पंक्ति है, वे सुख से रंगीन इस पंक्ति से लेकर नहीं क्या होगा। वे सुख से रंगीन इस पंक्ति से लेकर नहीं क्या होगा। इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं दोस्तों। वह इस प्रकार, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे हैं सुख साधन से पूरित सुधर घरों में के वासी। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, कीमती मतलब मूल्यवान, कंपित मतलब कांपने वाले, बदन मतलब सीना या फिर शरीर, पाले मतलब ओस या बर्फ के सूक्ष्म कण जो जमीन पर जम जाते हैं, पूरित मतलब परिपूर्ण, सुघर मतलब सुंदर, वासी मतलब रहने वाला, सदा मतलब हमेशा, उदासी मतलब नाराजी, उदर मतलब पेट, चिंता मतलब फिक्र, माता सम मतलब माँ के समान, उपकार मतलब हित या भलाई। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब वे सुख से रंगीन इस पंक्ति से लेकर तो नहीं क्या होगा, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि मुकुटधर पांडे जी कहते हैं कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं उन पर शिशिर ऋतु की कड़क ठंड का कोई असर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वे बड़े सुख से रंग बिरंग कीमती अर्थात मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं। वे रंग बिरंग कीमती अर्थात मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, जिसके कारण उन पर जाड़े का अर्थात ठंड का मौसम का थोड़ा भी असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ठंड के मौसम में, ऐसे समय में
गरीबों के बुरे हाल हो जाते हैं दोस्तों। गरीब वर्ग के लोगों के कंपित बदन अर्थात कांपते सीने पर, थर्राते हुए सीने पर, कांपते हुए शरीर पर नित्य रूप से पाले गिरते हैं, मतलब ओस गिरते हैं, या बर्फ के सूक्ष्म कण जो जमीन पर जम जाते हैं ना दोस्तों, हाँ वही बर्फ के सूक्ष्म कण गरीब लोगों के बदन पर, शरीर पर गिरते रहते हैं दोस्तों। कांपते हुए बदन के साथ दिन रात काटनी पड़ती है। कवि आगे कहते हैं, धनिक अर्थात अमीर वर्ग के लोगों के पास सुख के विविध प्रकार के साधन से वे परिपूर्ण होते हैं, पूरित होते हैं, साथ ही साथ सुघरों के वासी होते हैं, मतलब सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं, सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं अमीर वर्ग। लेकिन दूसरी तरफ गरीब वर्ग के लोगों के घर टूटे फूटे होते हैं। तो कोई लोग, तो ढेर सारे जो लोग हैं, कई लोग जो हैं झुग्गी झोपड़ियों में भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे हाल होते हैं, कोई टूटे फूटे घर में है गरीब वर्ग के लोगों में, तो कोई झुग्गी झोपड़ियों में है जिसमें न बिजली होती है न सुख सुविधा के साधन होते हैं। उनके घरों में सदा अर्थात हमेशा उदासी छाई रहती है दोस्तों, नाराजी छाई रहती है। कवि आगे कहते हैं, पहले हम सभी लोगों को उदर मतलब पेट भरने की कोई चिंता ही नहीं थी, फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि सभी लोग प्रकृति माता पर निर्भर करते थे। प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। माता के समान प्रकृति हम सब लोगों का पालन पोषण करती थी। कवि आगे कहते हैं, मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी आपस में भाई भाई है। इसीलिए एक भाई को दूसरे भाई पर उपकार करना होगा, मतलब भलाई करनी होगी, हित करना होगा, क्योंकि दोस्तों एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार तो होता है। तो इस प्रकार दोस्तों कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी इकाई की 11 नंबर की जो कविता है समता की ओर, जिसे मुकुटधर पांडे जी ने यह कविता लिखी थी, तो यह यहाँ पर संपन्न होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है यह कविता आप लोगों को पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी, और दोस्तों और अच्छे ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार सुने, और साथ ही साथ इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ जो है वो अपने कापी में, नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, तो और भी अच्छे ढंग से यह कविता समझ में आ जाएगी। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ कविता का जो स्वाध्याय होता है, कृतिपत्र, हाँ वह जरूर अपने नोटबुक में लेखन करके रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, कि इस
तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल की लिंक को लाइक करें, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से जाते जाते एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।